अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वह है चैप्टर नंबर 10 थोरेसिक ट्रॉमा। लास्ट चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें इसमें लीड कर रही थी। तो थोरेसिक रीजन का तो आपको आइडिया है। तो इन थोरेसिक ट्रॉमास जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट आपका पड़ा हुआ है इस रीजन में, आपके लंग्स पड़े हुए हैं। तो अगर इनको मसला हो जाएगा तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है, फैटल हो जाते हैं। तो सबसे पहले एनाटॉमिकल कंसिडरेशंस के चेस्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। द चेस्ट वॉल, जिसको बोनी थोरेक्स जिसके अंदर होता है, चेस्ट वॉल जो है वो बोनी थोरेक्स से बनी होती है और साथ उसके जो मसल्स हैं अटैच होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आ जाती है चेस्ट वॉल, जिसके अंदर क्या है, बोनी थोरेक्स और अटैच्ड मसल्स। इंजरीज इनमें जो आएंगी वो क्या होंगी, स्टर्नम को इंजरी आ सकती है, रिब्स को आ सकती है, या जो मसल्स या फेशियाज अटैच हैं इस एरिया में उनको इंजरी आ सकती है। उसके बाद प्लूरल स्पेस, सेकेंड पार्ट आ जाता है प्लूरल स्पेस। इट इज़ द स्पेस बिटवीन लंग एंड द चेस्ट वॉल। ठीक है, पहले आती है चेस्ट वॉल, फिर चेस्ट वॉल और लंग्स के दरमियान जो स्पेस आती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस में अगर ब्लड भर जाए तो हम उसको कहते हैं हीमोथोरेक्स, अगर हवा भर जाए तो न्यूमोथोरेक्स। या एब्डोमिनल विजरा में इंजरी आ सकती है। ठीक है, जैसे ट्रॉमेटिक डायफ्रामेटिक रप्चर के एब्डोमिनल विजरास जो हैं वो डायफ्राम के थ्रू ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, कि डायफ्राम को इशू होता है उसके थ्रू एब्डोमिनल, डायफ्राम ने पार्टीशन करी हुई है ना, कि ऊपर आपके थोरेक्स है, नीचे आपका एब्डोमिनल, दरमियान में क्या है, डायफ्राम। तो अगर ट्रॉमेटिक रप्चर होता है डायफ्राम का तो क्या होता है, एब्डोमिनल विजरा आ जाते हैं इस एरिया में। ठीक है, तो ये भी इंजरी प्लूरल स्पेस में आती है। देन आ जाती है लंग की पैरेन्काइमा। अब उस स्पेस के बाद लंग की पैरेन्काइमा स्टार्ट हो जाती है। तो लंग कॉन्ट्यूजन्स और हीमाटोमास हो सकते हैं इस लेवल पे। देन मीडियास्टिनम आ जाती है। मीडियास्टिनम आपको पता है लंग्स के दरमियान जो स्पेस होती है जिसके अंदर हार्ट है और मेजर जो वेसल्स वगैरह हैं वो वहाँ मौजूद हैं। इट इंक्लूड्स इंजरीज टू क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग हार्ट, ईसोफेगस, एओर्टा और ट्रेकिया। ठीक है, इस पे जो भी जगह है उसमें जो चीज़ें होंगी उसी का डैमेज आएगा तो उसकी इंजरी आ जाएगी ना। ठीक है, चेस्ट वॉल में बोन्स हैं, मसल्स हैं, उसका डैमेज आएगा, उससे रिलेटेड इंजरी आ जाएगी। प्लूरल स्पेस में जो है कोई चीज़ आ जाती है तो प्लूरल स्पेस रिलेटेड लंग पैरेन्काइमा जो है उसको डैमेज कैसे आ सकता है, कॉन्ट्यूजन या हीमाटोमा, और इस तरह मीडियास्टिनम। अब आ जाता है पैथोफिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन। सबसे पहले थोरेसिक ट्रॉमा की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, हाइपोक्सिया होगा। ठीक है, नीचे लंग्स पड़े हुए हैं। हाइपोक्सिया occurs due to inadequate delivery of oxygen to tissues and pulmonary ventilation perfusion mismatch और पल्मोनरी कॉन्ट्यूजन और हीमाटोमा। के हाइपोक्सिया किस वजह से हो सकता है, कि ऑक्सीजन डिलीवरी नहीं हुई। ठीक है, रीजंस क्या हो सकते हैं कि पल्मोनरी वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो गई है, हाइपोवोलीमिया है, हाइपोवेंटिलेशन है, पल्मोनरी कॉन्ट्यूजन होगी, हीमाटोमा के कोई भी मसला जब बनेगा लंग्स को तो फिर वो क्या आगे वजह उसका जो नुकसान होगा वो क्या होगा, हाइपोक्सिया। ठीक है, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन यही तो दे रहे हैं। देन हाइपर कार्बिया एंड एसिडोसिस के कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है और एसिडोसिस हो जाती है ड्यू टू इनएडिक्वेट परफ्यूजन ऑफ द टिश्यू ड्यू टू पुअर ऑक्सीजन डिलीवरी। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट्स एट सेलुलर लेवल विद प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, जिसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। कि जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, लेकिन टिश्यूज़ जो हैं वो फिर क्या करते हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो एनारोबिक पे चले जाते हैं, एनारोबिक सिस्टम को स्टार्ट कर देते हैं एनर्जी लेने के लिए। ठीक है, तो फिर एनारोबिक सिस्टम जो है उसका प्रोडक्ट क्या है, एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बनता है और वो एसिड है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड की वजह से क्या हो जाती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देन उन्होंने कहा कि इसकी जो मेजर इंजरीज होती हैं ना वो कुछ लीथल 6 और हिडन 6 जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। ठीक है, 2 कैटेगरीज हैं, एक लीथल 6 होती हैं और एक हिडन 6 होते हैं। लीथल 6 जो होती हैं उनको एटम FC के उन्होंने इसका सिनोनिम बनाया हुआ है, एटम FC। ए फॉर क्या है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, T फॉर टेंशन न्यूमोथोरेक्स, ओपन न्यूमोथोरेक्स, M फॉर मैसिव हीमोथोरेक्स, फ्लायल चेस्ट एंड कार्डियक टेम्पोनेट। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ये चीज़ें रूल आउट करनी होती हैं जब आप उसका ATLS गाइडलाइंस में जब आप ब्रीदिंग वाला काम चेक कर रहे थे B पार्ट में, तो हमने रूल आउट करना है कहीं कोई लीथल 6 तो नहीं, लीथल 6 में से कोई इंजरी तो नहीं हुई। ठीक है, लीथल 6 कौन सी हैं, एटम FC। A फॉर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, T फॉर टेंशन न्यूमोथोरेक्स, O फॉर ओपन न्यूमोथोरेक्स, M फॉर मैसिव हीमोथोरेक्स, F फॉर फ्लायल चेस्ट और C फॉर कार्डियक टेम्पोनेट। ठीक है, ये इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज है, इनकी वजह से फ़ौरन डेथ हो जाती है। देन हिडन 6 आ जाती हैं, ये भी फैटल होती हैं लेकिन इनका पता नहीं चलता। ठीक है, थोरेसिक एओर्टिक डिसरप्शन आ जाती है, इसमें ट्रेकियोब्रोंकियल डिसरप्शन आ जाती है। ये आगे सारे डिटेल्स हैं। ठीक है, एक एक करके हम डिटेल से पढ़ते हैं। अब मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है, इसका मैंने ना अपने पास से MPAT क्यूब बनाया था, सॉरी PMAT क्यूब या MPAT क्यूब भी बन सकता है, पता नहीं मैं क्या बना लेती हूँ, मुझे खुद नहीं ये याद रहेगा।
आप लोग अपने लिए कोई इसका बना लीजिएगा, जैसे उसका एटम एफसी है वैसे इसका भी कोई बना लीजिएगा जो आपको याद रहे। मैनेजमेंट ऑफ थोरेसिक ट्रॉमा जो है अब आपने कैसे करना है, एप्लीकेशन ऑफ ATLS गाइडलाइंस ऑफ ABCD के। जब थोरेसिक ट्रॉमा होगा मैनेजमेंट तो आपने ATLS गाइडलाइन से स्टार्ट करनी है ना, स्टार्टअप तो वही होगा। प्राइमरी सर्वे करते हैं एयरवे पेटेंसी वगैरह चेक करने के लिए, वेंटिलेशन ब्रीदिंग ABCD मेथड आपको पता है, ठीक है, सर्कुलेशन वगैरह चेक करनी है। देन इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो होती है आपको पता है, हम वो प्राइमरी सर्वे में से रूल आउट कर लेते हैं। देन ब्यूटी ऑफ थोरेसिक ट्रॉमा मैनेजमेंट इज दैट सिंपल इंटरवेंशन इन द फॉर्म ऑफ नीडल डिकम्प्रेशन, चेस्ट इंट्यूबेशन आर रिक्वायर्ड टू डील विद लाइफ थ्रेटनिंग थोरेसिक कंडीशन। कि कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग होती है लेकिन उसको डील करने के लिए जो चीज़ें मतलब सिर्फ सिंपल नीडल डिकम्प्रेशन से बंदे की जान बचाई जा सकती है, ठीक है, या चेस्ट इंट्यूबेशन से, कि सिंपल जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी हेल्प से बंदे की जान बचाई जा सकती है, वो भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ठीक है, कोई मेजर सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ये एक प्लस पॉइंट भी है, लेकिन अगर पता चल जाए तो। अब आ जाते हैं लीथल 6 एटम एफसी जो थे। सबसे पहले एटम एफसी का एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आपको पता है कि लेरेंजियोट्रेकियल इंजरीज जब होंगी उसकी वजह से एयरवे का इशू बन जाता है, रेयर होती है। वैसे तो आपके देखो ट्रेकिया और लैरिंक्स के लेवल पे इंजरीज बहुत रेयर होती हैं, ठीक है, कि कोई भी चीज़ अगर स्पेसिफिकली इस रीजन पे लगेगी तो होगी, अदरवाइज़ कोई ट्रॉमा या ये कम ही होता है इस रीजन में। तो ये रेयर इंजरीज होती हैं। मोस्ट कॉमन काजेज़ ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आर द टंग, ठीक है, कि लेरेंजियोट्रेकियल इंजरी की वजह से भी एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है लेकिन ये रेयर है। उसके अलावा मोस्ट कॉमन कॉजेज़ क्या है, आपकी अपनी टंग जो है, हमने कहा था टंग फॉल बैकवर्ड कर जाती है। उसके अलावा अवर्स टीथ, आपका अपना दांत जो है वो अटक जाए टूट के, डेंचर्स, सेक्रेशंस और ब्लड, ये मोस्ट कॉमन कॉजेज़ होती हैं जो कि आपके एयरवे को जो है बंद कर देती हैं। बट एक्सपेंडिंग हीमाटोमास दैट कॉज कंप्रेशन ऑफ द ट्रेकिया एंड थायराइड कार्टिलेज और क्रिकॉइड फ्रैक्चर्स रिजल्टिंग इन हेमरेज एंड एडीमा में ऑल्सो भी सोर्सेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। कोई हीमाटोमा है, कोई थायराइड कार्टिलेज को कोई कंप्रेशन आ गई, ठीक है, जो हीमाटोमा बनेगा उसने ब्लड का इतना बड़ा क्लॉट है, उसने क्या करना है कि अगर इस नेक रीजन में बन गया है या इसके पास आसपास आपके एयरवे के आसपास बन गया है तो क्या करेगा, वो ऑब्स्ट्रक्शन देगा, ठीक है, कंप्रेशन डालेगा ट्रेकिया पे, आपके थायराइड कार्टिलेज पे। उसके अलावा जो है आपके क्रिकॉइड फ्रैक्चर अगर हो जाता है वो भी हेमरेज उसकी वजह से हो जाएगा, या एडीमा हो जाता है। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपके जो भी इस एरिया में स्ट्रक्चर्स हैं नेक में, या ये जो थोड़ा लेरेंक्स और ये जो एयरवे का जो भी पाथवे है सारा, इस यहाँ पे अगर कोई भी इशू आएगा तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, डिक्रीज एयर करंट एट नोज़ एंड माउथ। उसके बाद जो है आपकी वॉइस जो है वो हॉर्सनेस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जब किसी को सांस का मसला बनेगा, एक तो नाक से और मुंह से फिर जो वो हवा ले रहा है वो इनएडिक्वेट है, ठीक है। देन उसकी आवाज़ जो वॉइस करेक्टरिस्टिक है वो क्या हो जाएगी, हॉर्सनेस हो जाएगी। उसके बाद क्रेपिटस आपको फील होंगे अगर एम्फीसीमा वगैरह है। उसके बाद रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी तो आएगी ही आएगी, ठीक है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, ये तो आएंगी, ये आप लोग अपने पास से लिख सकते हैं। मैनेजमेंट वही जो प्राइमरी सर्वे में हमने ए पार्ट में किया था वही करना है, चेन लिफ्ट, जॉ थ्रस्ट मैन्योवर, ओरोफरेंजियल एयरवे वगैरह डाल दें। उसके अलावा डेफिनेटिव एयरवेज इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, लाइक एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन की हेल्प से। सर्जिकल एयरवे डाल सकते हैं, ठीक है, वही अगर जब इंट्यूबेशन फेल हो जाती है देन आप सर्जिकल एयरवे जो है उसको मैनेज करते हो। थायरॉयडोटमी, ये हमने पिछले लेक्चर में सारा कुछ पढ़ लिया, ट्रेकियोस्टोमी, ये सब कुछ हो सकता है इसको मैनेज करने के लिए। देन आ जाता है टेंशन न्यूमोथोरेक्स। ब्लंट इंजरी इज़ कॉमनेस्ट कॉज। टेंशन न्यूमोथोरेक्स होता है कि जब कोई फोर्स आके लगी है आपके चेस्ट पे, ठीक है, मोस्टली जैसे ब्लंट इंजरीज होती हैं, ये इसका मोस्ट कॉमन कॉज है। होता क्या इसमें, बल्कि पैथोफिजियोलॉजी पैथोजेनेसिस में साथ ही पढ़ लेते हैं। इट अकर्स व्हेन एयर इज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्लूरल स्पेस आइदर फ्रॉम आउटसाइड और फ्रॉम इंजर्ड लंग पैरेन्काइमा। एयर कंटिन्यूज टू फोर्स इनसाइड बट फाइंड नो स्पेस टू एस्केप, ठीक है, कि सीन कुछ इस तरह है कि हवा अंदर आ गई है, ठीक है, कोई आपकी जो कोई रिब फ्रैक्चर हुआ था, कोई गोली लगी है, कोई स्टैब वुंड है, कोई ब्लंट इंजरी, कुछ भी कोई तरीका जिसके थ्रू आपके जो लंग्स हैं उनमें हवा आ गई है, ठीक है। अब वो अंदर तो आ गई है लेकिन उससे बाहर नहीं जाया जा रहा, ठीक है। अब वो जो हवा है वो क्या करेगी, उसने इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स को डैमेज करना है, उसने कंप्रेशन डालने के एक उसको बाहर निकलने का रास्ता चाहिए, ठीक है। तो जहाँ जहाँ वो जा सकेगी उसने वहाँ जाना है। तो इससे क्या होगा कि उसको कोई रास्ता जब नहीं मिलेगा तो लंग कोलैप्स करा देगी है। तो अ टाइम कम्स व्हेन इट स्टार्ट्स पुशिंग अगेंस्ट द मेडियास्टिनल स्ट्रक्चर, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या इसने मेडियास्टिनल स्ट्रक्चर्स को डैमेज करना शुरू कर देना, पुश करना शुरू कर देना है। ट्रेकियल शिफ्ट होता है टेंशन न्यूमोथोरेक्स में, ट्रेकिया जो है वो साइड पे चली जाती है, सेंटर में नहीं। हम हमेशा ही जो है
ऐसे केसेस में हम कहते हैं ना कि ट्रेकिया जो है उसको चेक कर लें, उसकी पोजीशन चेक कर लें। वो कैसे करते हैं वो हमने इमरजेंसी में पढ़ा था। सो ट्रेकियल शिफ्ट जो होता है ये हो सकता है एंड किंकिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, के ब्लड वेसल जो है वो किंक हो जाएँ। किंक होता है ना कि एक बाल पड़ जाता है उनमें, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक पाइप में किंक आ जाए तो सप्लाई बंद हो जाती है ना, ठीक है। इसी तरह जो आपकी वेसल्स हैं ये उनको भी किंक कर सकता है, उसकी वजह से ब्लड फ्लो हार्ट की तरफ कम हो जाता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है, नेक वेन्स इंगॉर्ज्ड हो जाती हैं और एट अ रिज़ल्ट क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की कंडीशन बन जाती है, ठीक है, बॉडी शॉक में चली जाती है। सो क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या हैं कि एक्सरे का वेट ना करें, ठीक है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, फ़ौरन इसका इलाज करना पड़ता है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद टैकीकार्डिया, टैकिपनिया एंड हाइपोटेंशन, ठीक है, हार्ट रेट उसका तेज़ हो जाता है, टैकिपनिया हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगी, नेक वेन्स आपको इंगॉर्ज नज़र आएंगी, ट्रेकिया शिफ्ट हो गई है एक साइड पे, अफेक्टेड साइड जो है उस पर मूवमेंट नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि लंग कोलैप्स है। हाइपर रेजोनेंट ऑन परकशन, जब आप परकशन करोगे हाइपर रेजोनेंस आएगी, क्यों, अंदर हवा है इसलिए। एंड एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स, साइनोसिस बाद में लेटर साउंड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपको नज़र आ जाती हैं तो क्या, अगर ये सिम्टम्स आप एक्सरे का वेट नहीं करोगे, ठीक है, अगर ये सिम्टम्स आ गए हैं, ये वाज़ा बता रहे हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसकी मैनेजमेंट होती है बी ब्रीदिंग पार्ट जैसे हम करते हैं उसके अंदर वही सीन है इसका भी। इमीडिएट नीडल कंप्रेशन, डिकम्प्रेशन ज़रूरी होती है, ठीक है, हवा को निकालने के लिए। सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन में पेशेंट को सिटिंग में बिठा के, आपको मिड क्लेविकुलर लाइन का तो आइडिया है, ठीक है, वहाँ पे आपने सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में क्या करना है कि वो आपने नीडल डिकम्प्रेशन करानी है। चेस्ट इंट्यूबेशन एंड और ट्यूब थोरैकोस्टमी इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंटीरियर टू द मिड एक्सिलरी लाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। चेस्ट इंट्यूबेशन कहाँ से करनी है आपने, या ट्यूब थोरैकोस्टमी जो है वो आपने फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। अगर नीडल डिकम्प्रेशन करनी है वो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, लेकिन ये जो चेस्ट इंट्यूबेशन और ट्यूब थोरैकोस्टमी जो है ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। ये लाइंस आपको शायद मैंने बताई हैं पहले लेक्चर में, फर्स्ट जो इसका चैप्टर था वहाँ पे, या किसी और बुक में बताई होंगी, हाँ कार्डियो के लेक्चर्स में बताई थी, लेकिन आपको ये पता है, ये तो हम लोग एनाटमी से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद आ जाता है ओपन न्यूमोथोरैक्स। इसमें फ्री कम्युनिकेशन होता है बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड प्लूरल स्पेस आइदर थ्रू लंग और थ्रू द चेस्ट वॉल। के ये फ़र्ज़ करें ये वुंड है ना, तो जब बंदा इनहेल करता है ना, हवा यहाँ से भी अंदर जाती है, हवा यहाँ से भी अंदर जाती है, ठीक है। एक्सहेल करता है, हवा मुंह से तो बाहर निकलेगी यहाँ से भी, तो ये एक अलग ही रास्ता बना हुआ है। ये स्टैब वुंड्स जो होते हैं, जो कोई किसी ने चाकू मारा है, कोई गोली लगी है, कोई इस तरह के सीन में इस तरह का वुंड बनता है, ठीक है। तो ये जो वुंड है ये इसको क्या कहते हैं, ओपन न्यूमोथोरैक्स। ये एक रास्ता बना हुआ है, ठीक है, टू वेज। सो लंग और थ्रू द चेस्ट वॉल, इट अकर्स बोथ विद थोरेसिक फायरआर्म इंजरीज एंड स्टैब वुंड्स, ठीक है। पैथोजेनेसिस इसकी क्या है, एयर टेंड्स टू फॉलो द पार्ट ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस एंड फोर्स इनसाइड प्लूरल कैविटी रादर देन लंग। इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द इंट्राथोरेसिक एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर लीडिंग टू लंग कोलैप्स। द फंक्शनल लंग टिश्यू टेकिंग पार्ट इन ब्रीदिंग एंड ऑक्सीजनेशन प्रोसेस इज रिड्यूस्ड। सीन को जिस तरह के जब हवा यहाँ से भी जा रही है, हवा यहाँ से भी जा रही है, आपको पता है आपके लंग्स जो हैं उनका जब प्रेशर कम होता है, ठीक है, बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता है तो फिर क्या आती है, हवा अंदर आती है, और जब अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, बाहर का प्रेशर कम हो जाता है तो हवा बाहर निकल जाती है। ये तो आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का सिंपल प्रोसेस है ना। अब क्या है कि हवा यहाँ से भी जा रही है, हवा यहाँ से भी जा रही है, तो जो प्रेशर बन रहा था वो नॉर्मल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बाहर का भी और अंदर का भी, ठीक है। क्योंकि अगर एक रास्ता होता तो वो अंदर प्रेशर मेंटेन करती है बॉडी, लेकिन अब दूसरे रास्ते से भी हवा बाहर निकल रही है, तो प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंदर का आपका लंग्स का प्रेशर इक्वल हो गया है। अब गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा जब प्रेशर इक्वल है, ठीक है। डिफ्यूजन प्रोसेस होता है ना कि या उसको कह सकते हैं हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ चीज़ें फ्लो करती हैं, लेकिन अब वो प्रेशर ख़त्म हो गया है, प्रेशर डिफरेंस ज़ीरो हो गया है, तो फिर इससे क्या होगा कि एयर फ्लो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। बंदे को सांस नहीं आएगी इसकी वजह से, आहिस्ता आहिस्ता, इसलिए इसकी मैनेजमेंट ज़रूरी होती है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स जो हैं, फंक्शनल लंग टिश्यूज फिर इसे लंग कोलैप्स हो जाते हैं, ये मैंने अगर बताना भूल गई। क्लिनिकल फीचर्स जो हैं उसके ये हैं कि हिस्ट्री होगी पेनिट्रेटिंग थोरेसिक ट्रॉमा, आपको पता चल जाएगा, नज़र भी आ जाएगा पेनिट्रेटिंग कोई ट्रॉमा हुआ है। ओपन सकिंग थोरेसिक वूंड आपको नज़र आ जाएगा, जैसे ये वूंड बना हुआ है। उसके बाद रेस्पिरेटरी रेट उसका बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, ट्रेकिया सेंटर में ही है, अगर ट्रेकिया सेंटर में नहीं होती तो क्या है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। वो तो हवा अंदर ट्रैप थी तो उसने किया है ना, लेकिन यहाँ पे तो हवा अंदर बाहर जा रही है, सो ट्रेकिया जो है अभी सेंटर में ही है। रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगी अफेक्टेड साइड पे। परकशन नोड जो है हाइपर रेजोनेंट हवा की वजह से ब्रेथ साउंड्स तो एब्सेंट होंगे। तो सिनेरियो कुछ इस तरह है कि
आपने इसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है। प्लेस अ ड्रेसिंग ओवर द वूंड, जैसे मैंने कल आपको बताई थी कि ये 3 वे से आपने इसको वो सील करना है, लेकिन 4th रास्ता छोड़ देना है, ठीक है। कि एक ड्रेसिंग रखें कि 3 जगह से बंद कर दें और एक जगह से खुला रखें। जब बंदा इनहेल करेगा तो अंदर का प्रेशर जो होता है वो कम होता है ना, तो ये ड्रेसिंग अंदर सक हो जाएगी लेकिन अंदर हवा नहीं जा सकेगी, ठीक है। अब हवा अंदर सिर्फ कहाँ से जाएगी, मुंह से, और फिर जब एक्सहेल करेगा तो हवा निकल जाएगी, तो एक्स्ट्रा जो हवा है वो निकल जाएगी। लेकिन अगर आप इसको पूरा बंद कर दो, ठीक है, यहाँ से भी बंद कर दिया, तो अब क्या सीन होगा कि बंदे की ना हवा अंदर जा रही है ना बाहर आ रही है। सो उससे क्या होगा कि ये ओपन न्यूमोथोरैक्स किस में कन्वर्ट हो गया, टेंशन न्यूमोथोरैक्स में, ठीक है। और टेंशन न्यूमोथोरैक्स क्या करता है, वो और ज़्यादा मसला करेगा, ठीक है। वो भी लीथल 6 में आता है, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन फिर भी है, आपने कोई मैनेजमेंट नहीं की। तो इसकी मैनेजमेंट क्या है कि 3 साइड से उसको करते हैं, लेकिन 4th साइड खुली छोड़ देते हैं कि हवा अंदर आए, लेकिन जब एक्सहेल करो तो हवा जो एक्स्ट्रा एयर है वो यहाँ से निकल जाए, ठीक है, ताकि प्रेशर मेंटेन रहे। फिर उसके बाद इसकी मैनेजमेंट की जाती है जब एयर प्रेशर बैलेंस हो जाता है, ठीक है। मिनट्स लेटर अगेन हैविंग ट्रबल ब्रीदिंग, कि ये कुछ देर बाद आपने जब ड्रेसिंग रखनी है वूंड के ऊपर आफ्टर ड्राइंग द स्किन, ये उन्होंने एक सिनेरियो बताया है कि स्किन वगैरह साफ़ करके आपने ड्रेसिंग रख दी, उसको कवर कर दिया, ठीक है। बंदा जो है फिर उसका सांस दोबारा से ठीक हो जाता है, ठीक है। फिर कुछ देर बाद उस बंदे को सांस में मुश्किल आना शुरू हो गई है। रीज़न क्या था कि ओपन न्यूमोथोरैक्स को आपने कन्वर्ट कर दिया टेंशन न्यूमोथोरैक्स में, अगर आपने उसको पूरा बंद कर दिया था ऊपर से। तो फिर ये है ऑक्लूसिव ड्रेसिंग इसमें यूज़ नहीं करनी कौन सी है, टेप करना है उसको 3 साइड से, एक साइड छोड़ देनी है, ठीक है। और चेस्ट ट्यूब डालें फिर। सो मैनेजमेंट वही है, बी पार्ट जिनमें जैसे हम मैनेज करते हैं ATLS गाइडलाइन का बी पार्ट ब्रीदिंग वाला अप्लाई करना है। क्लूसिव ड्रेसिंग को 3 साइड से उसको टेप कर देना है, लेकिन जो है इस तरह एक वाल्व वाली कंडीशन बन जाएगी ना, 1 वे वाल्व बन जाएगा कि हवा बाहर आएगी लेकिन अंदर नहीं जाएगी। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ड्यू टू नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर ड्रेसिंग सक्स इन एंड प्रिवेंट्स द एयर फ्रॉम इंटरिंग थोरेसिक कैविटी। और एक्सपायरेशन में क्या होता है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, एयर आउटसाइड जा सकती है, ठीक है, वाल्व लाइक मैकेनिज्म हो जाएगा, बाहर निकलेगी लेकिन अंदर नहीं जाएगी। उसके बाद डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ये है, चेस्ट ट्यूब डालें। वूंड जो है वो सेपरेट वूंड से, इसके थ्रू नहीं आपने अब डाल देनी, सेपरेट वूंड जो होता है जहाँ से हमने 5th इंटरकोस्टल स्पेस कही थी, वहाँ से ये मिड एक्सिलरी लाइन ये होती है ना, एक्सिला है उसकी मिड, ये एंटीरियर है, ये मिड है और फिर एक पोस्टीरियर होगी, ठीक है। तो मिड एक्सिलरी लाइन 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे अलग से वूंड बनाएं, ठीक है, इंसिजन करें, वहाँ से चेस्ट ट्यूब डालें। इसको तो आपने मैनेज करना है इस वूंड को, ठीक है। आफ्टर पासिंग चेस्ट ट्यूब द पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा वूंड इज क्लोज, के जब वो हो जाएगी आपने ट्यूब डाल दी है तो अब इसको बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। उसके बाद आ जाता है मैसिव हीमोथोरैक्स। मैसिव हीमोथोरैक्स में क्या होता है कि पेनिट्रेटिंग और ब्लंट ट्रॉमा की वजह से ही होता है कि ब्लीडिंग जो है प्लूरल कैविटी में हो जाती है। उसके बाद इफ़ द अमाउंट ऑफ ब्लड एक्सीड्स 1500 ml दैन इट इज़ लेबल्ड एज मैसिव हीमोथोरैक्स, कि अगर 1500 ml से ज़्यादा ब्लड हो गया है तो वो मैसिव हीमोथोरैक्स है। मेन सोर्स ऑफ ब्लीडिंग क्या है, इंटरकोस्टल आर्टरीज हो सकती हैं, ठीक है। रेयरली जो है इंटरनल मेमोरी आर्टरीज हो सकती हैं। उसके अलावा माइनर लोब्यूलर वेसल्स ऑफ लंग पैरेन्काइमा, ठीक है। कि वैसे तो जो मेजर है इंटरकोस्टल आर्टरीज वहाँ से पास कर रही है ना, तो वो मेजरली ट्रॉमा इसकी वजह से होता है, हेमरेज जो हो रहे हैं या ब्लीडिंग हो रही है। बाकी जो है वो मेमोरी आर्टरी भी है इस एरिया में, अगर तो उस एरिया पे डैमेज आ गया तो फिर मेमोरी आर्टरी की वजह से होगा, या फिर लोब्यूलर वेसल्स होती हैं लंग पैरेन्काइमा की, वहाँ से भी ब्लड निकलेगा। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा आएगी, आपको पता मतलब नज़र आ जाता है कि एक बंदा आया उसके हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा हो गई, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी होगी उसको, वाइटल्स उसके हाइपोवोलीमिया शो करेंगे, टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन। चेस्ट मूवमेंट्स जो हैं वो कम हो गई होंगी अफेक्टेड साइड पे। अब इसमें जो परकशन नोट है वो डल आएगा। मैंने आपको हमेशा बताती हूँ कि जब ब्लड होता है तो परकशन नोट डल होता है, जब आवाज़ ज़्यादा होती है हाइपर रेजोनेंट होता है तो न्यूमोथोरैक्स होता है। तो जो है ये डिफरेंशियल पॉइंट है, अगर आपने हीमो और न्यूमो को करना है तो फिर उसके परकशन चेक करते हैं। ऑन ऑस्कल्टेशन आपको ब्रेथ साउंड्स नहीं मिलेंगी। एट टाइम ब्लड में शिफ्ट द मेडियास्टिनल स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग ट्रेकिया टू द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें भी ट्रेकिया शिफ्ट हो सकती है क्योंकि ब्लड है उसमें भी प्रेशर डालना है। तो मैनेजमेंट इसकी भी बी पार्ट में होती है, रिसोसिटेशन वगैरह आपने करनी होती है, ब्लड को इवैक्यूएट करना है, चेस्ट ट्यूब डाल के वॉल्यूम रिप्लेसमेंट करें क्योंकि ब्लड कम हो गया है, ठीक है। तो शॉक की कंडीशन में जा सकती है बॉडी, तो वॉल्यूम रिप्लेसमेंट ज़रूरी होती है। कोलॉइड्स या ब्लड वगैरह जो है वो आपने उसको देना है। ऑटो ट्रांसफ्यूजन जो है वो कंसीडर कर दें। उसके बाद कंसीडर करते हैं अगर फैसिलिटीज़ हैं, थोरेक्टमी जो है इज़ कंसीडर्ड बाय अ ट्रेन थोरेसिक सर्जन इफ़ द इंडिकेशंस आर प्रेजेंट। अगर थोरेक्टमी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी करनी पड़ेगी आपको। मोर देन 1500 ml ब्लड है तो आफ्टर इंजर्शन ऑफ चेस्ट ट्यूब कि जितना ब्लड आपने उसका ज़ाया हुआ है उतना पूरा भी तो करना है ना, ठीक है। तो फिर ये आपने कब देना है, जब उसकी चेस्ट ट्यूब डाल जाएगी। लेकिन मोर देन 200 ml ब्लड पर आवर ओवर 3 to 4 कंसेक्टिव आवर्स तक देना है,
ठीक है, कि देना इतना है, टोटल कितना 1500 ml से ज़्यादा ही आपने उसको ब्लड लगाना है, लेकिन जो है 200 ml ब्लड जो है पर आवर, 1 घंटे में 200 ml ब्लड जाए उसके अंदर। एकदम से आप इतना सारा खून नहीं डाल देंगे उसके अंदर, ठीक है। 200 ml की स्पीड से आपने डालना है, 3 से 4 कंसेक्टिव आवर्स में उसका खून पूरा करना है आपने। देन फ्लाइल चेस्ट सेगमेंट होता है। फ्लाइल चेस्ट क्या होता है कि मल्टीपल रिब्स फ्रैक्चर हो जाती हैं, एक जगह पे नहीं, डिफरेंट जगह पे, मल्टीपल जगह पे, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा रिब्स चेस्ट की डिफरेंट पार्ट्स में डैमेज हो गई हैं, उसको फ्लाइल सेगमेंट कहते हैं। मूव्स पैराडॉक्सिकल टू द रिमेनिंग चेस्ट, कि चेस्ट अगर आप इंस्पायर करते हैं ना तो ये बाहर को मूव करेगा, ठीक है, कि आपकी पूरी चेस्ट जब आप इंस्पायर करते हैं तो चेस्ट बाहर को आती है, ठीक है, टोटल, तो ये अंदर को जाएगा। अगर आप इंस्पायर करके देखें कि आपकी जो लंग्स है, आपकी चेस्ट है, वो बाहर को आती है, ये उसके ऑपोजिट मूव करता है, ये अंदर को जाएगा। जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारी चेस्ट अंदर को जाती है, ठीक है, तो ये बाहर को मूव करेगा, ये आपकी चेस्ट के ऑपोजिट मूव करता है, पैराडॉक्सिकल। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन चेस्ट मूव्स आउटवर्ड, इट गोज इन, एंड एक्सपायरेशन में चेस्ट मूव करती है इन और ये आउट जाता है। डैमेजेस द अंडरलाइंग लंग विच कॉज लंग कंट्यूजन। एंटीरियर फ्लाइल सेगमेंट विच इन्वॉल्व स्टर्नम इज ऑल्सो कॉल्ड बकेट हैंडल डिफॉर्मिटी एंड स्टोव इन चेस्ट, के अगर एंटीरियर फ्लाइल सेगमेंट है तो वो कहाँ पे आपकी स्टर्नम की इंजरी है ना, ठीक है, उसको बकेट हैंडल डिफॉर्मिटी या स्टोव इन चेस्ट कह सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स ये हैं, रेस्पिरेशन में मुश्किल आएगी, सिवियर पेन होगी, पैराडॉक्सिकल मूवमेंट्स नज़र आएंगी, डिक्रीज्ड ब्रेथ साउंड्स होंगे, मैनेजमेंट जो है और बिगर कॉन्ट्यूजन अगर है तो ज़्यादा हाइपोक्सिया होगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा, और फिर अगर जितनी छोटी होगी कॉन्ट्यूजन उतना जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कम और उतना हाइपोक्सिया कम होगा। तो अगर मैसिव लंग कॉन्ट्यूजन बन गई है तो आपने इंट्यूबेशन करनी है और वेंटिलेशन का इंतज़ाम करना है, ठीक है। However, if it is small then only analgesia is required to reduce pain, लेकिन अगर बहुत छोटा सा है, ठीक है, सेगमेंट है, वो ज़्यादा मसला भी नहीं कर रहा, then एनाल्जेसिया दें, ठीक है, और फिर पेन वगैरह ताकि से कम हो जाए। However, patient is observed for the possibility of fracture induced pneumothorax, कि जब फ्रैक्चर है उसने नीचे, अगर हो सकता है कि वो नीचे वो लंग्स को भी हवा वगैरह भर सकती है ना, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, जब भी इंजरी आएगी तो इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं, तो आपने देखना है। कार्डियक टेम्पोनेट इंपॉर्टेंट है, पास्ट का क्वेश्चन था ये। इट अकर्स मोस्टली इन पेनिट्रेटिंग थोरेसिक ट्रॉमा, जो मैं नहीं कहती ना पास्ट में नहीं है, वो मैंने देखे नहीं होते, तो इसका मतलब ये नहीं है बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके चैप्टर्स तकरीबन मैं उस दिन पास देख रही थी, तो जो मैंने पीछे पढ़ाए हैं उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे, तो सारे इंपॉर्टेंट है, ये बस इंपॉर्टेंट चैप्टर हम कर रहे हैं। कार्डियक टेम्पोनेट इट अकर्स मोस्टली इन पेनिट्रेटिंग थोरेसिक ट्रॉमा, स्पेशली इन वुंड्स पैरास्टर्नल रीजन एंटीरियरली एंड बिटवीन टू स्कैपुला पोस्टीरियरली। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया कार्डियक टेम्पोनेट क्या होता है, कि आपका जो एंटीरियर है चेस्ट का रीजन, ठीक है, पैरास्टर्नल रीजन जो होता है स्टर्नम के सामने, वहाँ पे कोई वुंड आ जाता है, ठीक है, या फिर अगर आप पोस्टीरियरली अपना देखें तो बैक पे आपके 2 स्कैपुलास के दरमियान में जो स्पेस होती है वहाँ पे कोई पेनिट्रेटिंग थोरेसिक ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, कोई गोली लगी है, कोई स्टैब वुंड है, कुछ भी पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हुआ है, ठीक है। एंटीरियरली कहाँ पे, पैरास्टर्नल रीजन पे, और पोस्टीरियरली कहाँ पे, 2 स्कैपुलास के दरमियान में, यानी कि मिड में, ठीक है। एज लिटल एज 75 ml ऑफ ब्लड एक्यूमुलेटिंग इन द पेरिकार्डियल स्पेस acutely can impair cardiac filling resulting in tamponade and obstructive shock। क्या होगा क्या कि कम से कम भी अगर 75 ml भी जमा हो गया ना ब्लड, तो उसने क्या करना है कि हार्ट की ब्लीडिंग, हार्ट की जो फिलिंग है उसको रोक देना है, ठीक है। कोई भी बाहर से कोई चीज़ आएगी, कोई फ्लूइड है वो इस एरिया में पड़ा हुआ है, उसने प्रेशर डालना है, ठीक है, तो हार्ट जो है वो फुल, जितना पहले फिल होता था उतना वो नहीं हो रहा, ठीक है, उसकी फिलिंग कम हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि टैम्पोनेट इसको कहते हैं, तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की कंडीशन में चली जाएगी बॉडी। पैथोजेनेसिस यही है कि पेरिकार्डियम की इंजरी होती है, ब्लड कलेक्ट हो जाता है पेरिकार्डियम के अंदर, उसकी वजह से फिलिंग नहीं होती, तो उसको कहते हैं प्रीलोड कम हो गया है। फिर जब प्रीलोड कम हो जाएगा तो आउटपुट नहीं होगी, तो आउटपुट कम हो जाएगी तो उसको क्या कहते हैं, आफ्टर लोड कम हो गया, ठीक है। ये फिलिंग नहीं हुई उसको प्रीलोड कहेंगे ना, तो प्रीलोड कम हो गया। दूसरा, फिर अगर फिलिंग नहीं हुई तो ब्लड निकलेगा कहाँ से ज़्यादा, तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगी, तो आफ्टर लोड भी कम है। सो बैक प्रेशर एंड डिक्रीज ब्लड इनफ्लो इन द हार्ट द नेक वेन, तो फिर इसकी वजह से जब ब्लड अंदर आ ही नहीं रहा, ठीक है, ये बैक प्रेशर देते हैं इसकी वजह से, कि जो आपकी वेन्स है उन पर बैक प्रेशर आएगा, उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड का इनफ्लो जो है हार्ट की तरफ कम हो जाएगा, और इसकी वजह से नेक वेन्स इंगॉर्ज्ड हो जाती हैं। क्लिनिकल फीचर्स इसके आए हुए थे। क्लिनिकल फीचर्स, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा इन पैरास्टर्नल रीजन और इंट्रास्कैपुलर रीजन, के आपके वही हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा आपको नज़र आ जाएगी, इन्हीं एरियाज़ में विजिबल वुंड होगा। इसके क्लिनिकल फीचर्स इंपॉर्टेंट है। बैक स्ट्रायड होती है इसके अंदर। बैक स्ट्रायड क्या होता है कि वीनस प्रेशर इंक्रीज़ है, हमने कहा बैक फ्लो होता है, उसकी वजह से वेन्स इंगॉर्ज हो जाती हैं। क्योंकि उन पर प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो वीनस प्रेशर इंक्रीज़ होता है, आर्टीरियल प्रेशर कम होता है क्योंकि आउटफ्लो कम है,
ठीक है। प्रेशर पीछे की तरफ है और आगे की तरफ जो है आर्टरीज़ ने ब्लड लेके जाना है ना, तो आर्टरीज़ पे प्रेशर कम है। और फिर मफल्ड हार्ट साउंड आएंगे। ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं, बैकस्ट्रायड, टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन के साउंड। जब भी हाइपोवोलीमिया होगा आपको तो उसके साइंस आते हैं, टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन वो तो आएंगे ही। नेक वेन्स इंगॉर्ज्ड हो जाती हैं, हार्ट साउंड मफल हैं, ब्रेथ साउंड्स ऑडिबल हैं। कि अब हार्ट का मसला हुआ है ना, तो जो है आपका लंग्स ठीक हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तो हार्ट साउंड्स नॉर्मल आए, सॉरी ब्रेथ साउंड्स जो होते हैं वो नॉर्मल आएंगी, लेकिन हार्ट साउंड्स जो हैं वो मफल्ड होंगी। सो इससे आपको क्या पता चलेगा, टेंशन या न्यूमोथोरैक्स। टेंशन न्यूमोथोरैक्स जो है उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप, कि उसमें भी ये सारे सिम्टम्स तो आ जाते हैं, नेक वेन्स वगैरह इंगॉर्ज होती हैं, लेकिन जो है उसको कैसे आपने डिफ्रेंशिएट किया कि उसमें ब्रेथ साउंड्स नहीं आते, उसमें लंग का मसला था, हार्ट साउंड्स आती हैं, इसमें हार्ट साउंड्स नहीं आती, इसमें हार्ट का मसला है, ठीक है, उसमें लंग ब्रेथ साउंड्स आती हैं इसमें। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कुश्मोल्स साइन इज़ अ पैराडॉक्सिकल राइज इन जगलर वीनस प्रेशर ऑन इंस्पायरेशन, कि जब आप इंस्पायर करते हैं तो जगलर वेन में प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है 3 इसके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, बैकस्ट्रायड, कुश्मोल्स साइन, नेक वेन्स इंगॉर्ज्ड है, और चौथा क्या, टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन, और हार्ट साउंड्स तो उसमें भी बैकस्ट्रायड में भी आ गया ना, ठीक है। तो इसके ये जो क्लिनिकल फीचर्स हैं ये इंपॉर्टेंट थे, सबके इंपॉर्टेंट है। देन इसकी मैनेजमेंट सी पार्ट में होती है, क्योंकि सर्कुलेशन का मसला बना है, तो सर्कुलेशन पार्ट जो है उसका प्राइमरी सर्वे का, ATLS गाइडलाइंस का, वैसे हमने इसको मैनेज करना है। यूजुअली कंफर्म कैसे किया जाता है, हेमरेज को कंफर्म कैसे करते हैं हम, फास्ट से, ठीक है। फोकस्ड एब्डोमिनल सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा, तो ब्लड इन पेरिकार्डियल कैविटी इसका पता चल जाता है कि पेरिकार्डियल कैविटी में अगर होगा ब्लड। ECG गाइडलाइंस होती हैं, अगर ECG को देखते हैं साथ साथ नीडल पेरिकार्डियो सेंटेसिस करते हैं, ये जो प्रोसीजर्स हैं ये आगे आ जाएंगे। सो नीडल पेरिकार्डियो सेंटेसिस करते हैं ताकि जो है मायोकार्डियम को सील कर दिया जाए, ठीक है। टेम्परेरी मेजर एज मायोकार्डियम सील्स इटसेल्फ, थोड़ी देर के लिए जो है आप जो है वो काम चलाते हैं नीडल पेरिकार्डियोसेंटेसिस से, लेकिन जो है जो आपका मायोकार्डियम है वो खुद ही सील हो जाती है। सो ये टेम्परेरी तौर पे मेजर आप क्या यूज़ कर रहे हैं, नीडल पेरिकार्डियोसेंटेसिस। उसके अलावा ओपन पेरिकार्डियोटमी इज़ रेयरली नीडेड बाय अ थोरेसिक सर्जन, बट ATLS प्रोवाइडर इज़ ओनली कंसर्न्ड विद टेम्परेरी मेजर, ठीक है। कि ओपन पेरिकार्डियोटमी ये आपका काम नहीं है, ठीक है, ये थोरेसिक सर्जन करेगा अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी थी। तो ATLS वाले का काम सिर्फ इतना है कि थोरैक को, ये जो हमने पहले पढ़ी थी पेरिकार्डियोसेंटेसिस, ये करके टेम्परेरी मैनेजमेंट करेंगे। जो ब्लड है उसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है, उस कैविटी के अंदर से, और बाकी मायोकार्डियम ने तो खुद को सील कर लेना है, ठीक है। ये इसकी मैनेजमेंट्स होती हैं। सो फास्ट से आप हेमरेज कंफर्म करते हैं और नीडल पेरिकार्डियोसेंटेसिस करते हैं, और ओपन पेरिकार्डियोटमी यानी कि पूरा हार्ट को खोल के, ठीक है, उसमें से ब्लड निकालना, ये बहुत कम इसकी ज़रूरत पड़ती है, वैसे उसी से काम चल जाता है, नीडल से ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लीथल 6 ख़त्म हो जाते हैं, अब हिडन 6 स्टार्ट होते हैं। PMET कर लो, MPET कर लो, जो भी आपको समझ आती है, मैं अपने ही बनाए होते हैं। P फॉर था पल्मोनरी कॉन्ट्यूजन, M फॉर मायोकार्डियल कॉन्ट्यूजन, E फॉर इसोफेगियल इंजरी, और T क्या थे, थोरेसिक एओर्टा डिस्ट्रप्शन हो जाती है, ट्रेकियोब्रोंकियल इंजरीज हो जाती हैं, और उसके अलावा तीसरा T कहाँ है, माशाल्लाह, रप्चर ऑफ डायाफ्राम है, पता नहीं मैं क्या बना लेती हूँ। अच्छा, तो इसको इस तरह से हम स्टोरी से याद करते हैं, दफ़ा करें आप सिनोनिम्स को, कि पहले आपने देखना है थोरेसिक पार्ट में एओर्टा डिसरप्शन हुई है, ठीक है, ये हिडन है ना, अंदर वाली चीज़ें हैं, तो एओर्टा की डिसरप्शन ही होगी है, ठीक है। दूसरी चीज़ है ट्रेकियोब्रोंकियल इंजरीज़, कि आपके जो ट्रेकिया है या ब्रोंकाई हैं उसको इंजरी आई है, ये भी अंदर हैं स्ट्रक्चर्स, इनका नज़र नहीं आता। देन मायोकार्डियम में कॉन्ट्यूजन हो सकती है, डायाफ्राम रप्चर हो सकता है, जिसे हमने कहा था कि एब्डोमिनल कंटेंट ऊपर आ जाते हैं। एसोफेगस को इंजरी हो सकती है, जहाँ ट्रेकियोब्रोंकियल इंजरी हो सकती है, साथ एसोफेगस है उसको इंजरी हो सकती है, उसके साथ एओर्टा है, एओर्टा डिसरप्ट हो सकती है, नीचे हार्ट है, हार्ट की मायोकार्डियम में कॉन्ट्यूजन हो सकती है, उसके बाद नीचे लंग्स है, उसको पल्मोनरी कॉन्ट्यूजन हो सकती है। सो थोरेसिक एओर्टिक डिसरप्शन जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, वीडियो लंबी हो गई है, चले नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।